बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय लगातार हम चित्रकूट में मौजूद हैं, जहां पे विचार सम्मेलन और बधाइयों का लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि यहाँ पे तमाम वो विधायक है बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र के जो इस बार जीते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बुंदेली जनादेश ने इस बार एक तरफ से तमाम सीटें जो है पूरा सूखा मिटाते हुए 19 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर जीत दिलाई है भाजपा को। और सबसे अहम सीट चरखारी की सीट है, जहां से हमारे साथ इस समय मौजूद है विधायक श्री ब्रजभूषण राजपूत जी। सर, बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपको नववर्ष की बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और सभी मैं अपने पूरे बुंदेलखंड वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे क्षेत्र की पूरे बुंदेलखंड की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतिहास रचा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी उनके समस्याओं को खत्म कर कर इतिहास रचेगी। तो सर, आपको क्या लगता है, लगातार आपका संघर्ष भी जारी रहता है, बुंदेलखंड कौन सी ऐसी समस्या है जिनके लिए अब आप आने वाले समय में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे? देखिए, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक बुंदेलखंड की समस्याओं का समाप्त होना बहुत मुश्किल ही रहेगा। मगर फिर भी जब तक राज्य नहीं बनता है, उसके लिए जो आज तक की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की लड़ाई 5 सालों से लगातार लड़ रहा था और सबसे बड़ी समस्या थी कि किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा था। लगभग 4583 किसान जो है बुंदेलखंड में इन 5 वर्षों में आत्महत्या कर चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो किसान कर्ज में डूबा था सूखे के कारण। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड के दर्द को समझा और किसान के कर्जे की माफ करने की घोषणा की। और दूसरी जो समस्या हमारे बुंदेलखंड में है, रोजगार को लेकर है। यहाँ पर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। माता टीला, राजघाट, ललितपुर और इन 3-4 वर्षों में बुंदेलखंड के अंदर कई सोलर प्लांट भी लग गए, जिसकी वजह से अब बुंदेलखंड में लगभग 2700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा है। और बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली मिलने के लिए मात्र 250 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। और इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी और मेरे पास लिखित रूप से मैंने आमरण अनशन भी किया था। 3 दिन में आमरण अनशन किया था और मेरे पास में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और पीएमओ हाउस से मेरे पास लेटर आया था कि बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली दी जाए। बट उन्होंने झूठा लेटर भेजा था और बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली नहीं मिली है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कि वो लेटर मेरा काम आएगा। और उन्होंने वैसे भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के ये लिखा है कि 6 माह के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो जनपद जालौन के उरई में लगभग 150 फैक्ट्रियां लगी थी, वो ठप हो चुकी हैं। हमारे भरुआ सुमेरपुर में लगभग 32 फैक्ट्रियां लगी थी, आज वहां पे मात्र 1 फैक्ट्री चल रही है। अगर यहाँ पे 24 घंटे बिजली आ जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड में फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और बुंदेलखंड से पलायन रुकेगा, भुखमरी खत्म होगी और किसान आत्महत्या नहीं करेगा। सर, लगातार आपका संघर्ष जारी रहता है, तो बुंदेलखंड सपनों का बुंदेलखंड कैसा होगा आपकी नजर में? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी है, तो किस तरीके से बुंदेलखंड आगे आने वाले समय में करेगा, कैसा होगा? देखिए, जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने भी अपने विधानसभा चुनाव में भी घोषणा की थी कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी झांसी से, तब भी उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बुंदेलखंड राज्य बनवाऊंगी। और अब हम 19 विधायक भी यही चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। तो मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए और जल्द से जल्द बुंदेलखंड राज्य बनेगा। और जो सपनों के बुंदेलखंड की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जहां मुझे जो जानकारी है, जैसा कि मैंने आपको बिजली के बारे में बताया कि हम बिजली में संपन्न हैं, हम अधिक यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है उससे कहीं 4 गुना ज्यादा बुंदेलखंड में बिजली का उत्पादन होता है। दूसरी बात पे अगर हम आ जाएं
पानी को लेकर, जो पूरे देश में एक माहौल तैयार किया दूसरे दलों के लोगों ने कि बुंदेलखंड में पानी नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे होते, आपने अगर वास्तविकता में ये जानना चाहते होते कि बुंदेलखंड की समस्या खत्म करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि बुंदेलखंड में 7 नदियां हैं और जनपद जालौन में 5 नदियों का संगम भी है। अगर हम अपनी नदियों का और यहाँ के साधनों का सही तरीके से सरकारी साधनों का उपयोग करते, तो अभी तक बुंदेलखंड सिंचाई के मामले में नंबर 1 बन चुका होता और बुंदेलखंड पंजाब से भी आगे जा सकता था। तो यानी कि बुंदेलखंड की इस त्रासदी के लिए आप जो पिछली सरकारें थी दोषी मानते, किस सरकार को मानते हैं आप, सपा को या बसपा को? देखिए, दोनों सरकार चट्टी पट्टी है। जब मायावती की सरकार थी तो यहाँ पे जो खनन होता था तब उस पर गुंडा टैक्स लिया जाता था 2000 रुपए लगभग। मायावती ने की सरकार गई, अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में सीधे तौर से मायावती के पद चिन्हों पे चलने का काम किया अखिलेश यादव ने। उस गुंडा टैक्स को खत्म करने की बजाय अखिलेश यादव ने उस गुंडा टैक्स को बढ़ाने का काम किया और 5000 रुपए गुंडा टैक्स यहां से वसूल करने लगे। सीधे तौर पे जब मुख्यमंत्री ही डायरेक्ट अधिकारियों से पैसा लेने लगे, खनन माफियाओं से पैसा लेने लगे, तो क्या ऐसे राजनेताओं से, ऐसी पार्टियों से क्या जनता उम्मीद कर सकती है कि विकास कहीं पे होगा? क्या अधिकारी ऐसे भ्रष्ट नेताओं के शासनकाल में ईमानदारी की अपेक्षा कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि जहां पर मुखिया ही अगर बेईमान हो तो अधिकारी ईमानदारी से काम करे। अगर मुखिया ही बेईमान हो तो मुझे नहीं लगता कि जनता को कभी भी ईमानदारी से काम होते हुए इस प्रदेश में दिख सकता हो। सर ये बताइएगा कि चरखारी जो विधानसभा है उस पे आप आगे क्या करने वाले हैं? कुछ नया जो दर्शकों को या वहाँ की जो विधानसभा के लोग हमको बताना चाहें, आने वाले दिन में आपके बड़े प्रोजेक्ट्स क्या होंगे वहाँ के? देखिए, चरखारी बुंदेलखंड का कश्मीर है, कश्मीर। और अगर उसको पर्यटक स्थल बना दिया जाएगा और जिस तरीके से वहां पे 7 तालाब हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सर्दियों के मौसम में वहां जब कमल खिल जाता है तो वाकई वहां पे लगता है कि हम कश्मीर की धरती पे उतर आए हैं। और अगर हम उससे, मेरी योजना है बहुत बड़ी इसको लेकर, चाहे इसके लिए मैं मुझे अपने व्यक्तिगत भी धन का प्रयोग क्यों न करना पड़े, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पूरा एक दिल्ली से और एक बॉम्बे से आर्किटेक्ट बुलाया है कि हम कश्मीर को, अपने कश्मीर चरखारी को बेहतर से बेहतर सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में कैसे बना सकते हैं, कौन से वाटर स्पोर्ट ला सकते हैं, कैसे वहां पे मार्केट डेवलप कर सकते हैं, कैसे वहां पे होटल इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। क्योंकि जब तक होटल इंडस्ट्री नहीं होगी, तब तक पर्यटक को रुकने का जब तक इंतजाम नहीं होगा, तब तक वहां पे टूरिस्ट नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो है वहां पे होटल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए तो मैंने सारे जगह पे चर्चा की और मुझे यही निष्कर्ष सामने आया कि पहले तो सबसे पहले वहां होटल इंडस्ट्री डेवलप की जाए। बाकी सब कुछ वहां है, थोड़ा थोड़ा बस छुटपुट चीजें वहां पे डेवलप करनी, थोड़ी बहुत लाइटिंग लगानी है, थोड़ी बहुत सड़क का डेवलपमेंट है, छोटे बहुत अमाउंट से वहां पे घाट वगैरह बनने का है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, वाटर स्पोर्ट की वाटर बोटें आ जाएंगी, खेलने कूदने के सामान आ जाएंगे, झूले आ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा विकास करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वहां पे विकास है। बस उसके लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत है हमें होटल इंडस्ट्री की, क्योंकि जब तक जो फॉरनर आएंगे अगर उनको रुकने का इंतजाम नहीं होगा तो वो आएंगे नहीं। एक हमने बुलाया भी था, हमारा वहां पे महल है, हमने कम से कम 250 फॉरनरों को बुलाया था, मगर जब उन्हें रुकने का इंतजाम नहीं मिला तो वो चले गए, निराशा उनको हुई। तो मेरा दिमाग है वहां पर उसे और कि कैसे मैं चरखारी को विकास की ओर ले जा सकता हूँ। और मैंने पूरा एक एक गांव देखा हुआ, आप ताजुब मानेंगे, ऐसी ऐसी धरोहर है, ऐसी ऐसी जगह है कि अगर वहां होटल इंडस्ट्री डेवलप कर दी जाएगी तो अंग्रेज आएंगे और देखेंगे उन जगहों पे तो पागल हो जाएंगे, जाएंगे नहीं, एक एक 2-2 महीने उनमें रिसर्च में लग जाएंगे। ऐसी ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह है। आसपास वहां पे मदारन देवी मंदिर है, अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे ऐसे शिला है, पत्थर है
कि उनमें आप अगर आपस में टकराएंगे तो वहां घंटे की, जैसे हम लोग अपने मंदिरों में घंटा टांगते हैं, ऐसे वहां पे पत्थर की टन 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 की आवाज आती है। आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज है वहां पे। आप और चरखारी के ऊपर पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर भी साफ तालाब है, आश्चर्यचकित कर देने वाले। यानी कि जमीन के ऊपर तो तालाब देखे, मगर पहाड़ के ऊपर तो तालाब आज तक हमने देखे, यानी कि ये देश के लोगों ने देखे ही नहीं होंगे, और वो भी छोटे मोटे तालाब नहीं, अच्छे खासे बड़े बड़े तालाब हैं, सुंदर तालाब हैं। तो सर अब राजनीतिक जीवन भी आपका शुरू हो गया लगभग, यहाँ से संघर्ष भी जारी था बुंदेलखंड के लिए, तो अंत में सर ये बताइए क्या इससे बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए आपका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो मैं पीछे नहीं आ सकता। बुंदेलखंड राज तो चाहिए है मुझे, क्योंकि मुझे पता है जब तक बुंदेलखंड राज नहीं बनेगा तब तक हमारे बुंदेलखंड के लोगों का पूर्णतः भला नहीं हो पाएगा। बुंदेलखंड राज तो हर कीमत पे चाहिए, और जब हमारा बुंदेलखंड राज बनेगा तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ के एसपी होंगे, कलेक्टर होंगे, हमारे यहाँ के पुलिस वाले होंगे, हमारे यहाँ बुंदेलखंड के लोग चपरासी होंगे, हमारे बुंदेलखंड के में सचिवालय बनेगा, यहाँ पे पुलिस की अधिक से अधिक मात्रा में व्यवस्था बनेगी, यहाँ पे कैंटोनमेंट की व्यवस्था बढ़ेगी, आर्मी की व्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को नौकरियों के अधिक से अधिक स्रोत बढ़ेंगे, और जब राजधानी और बुंदेलखंड जब राज बनता तो यहाँ पे एयरपोर्ट बढ़ेंगे, ट्रेन बढ़ेंगी, यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी, बसों की सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और जब अधिकारी जब लोकल का होता है, एसपीडीएम लोकल का होता है, तो उसका व्यक्तिगत लगाव भी होता है। अभी क्या है कि एसपी आया कहाँ का है, केरल का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें हमसे कोई लगाव नहीं है। वो आते हैं, बैठ जाते, एक शासक की तरह काम करते हैं, उन्हें हमसे हमदर्दी नहीं है। वो ऐसे आते जैसे मान लीजिए बाहर से कोई, जैसे अमेरिका से पहले अंग्रेज आए और राज करते थे एक नियमानुसार, और काम करते थे, उससे हटके काम नहीं करते थे, बस चले जाते थे। जब हमारा प्रदेश बनेगा, हमारे एसपी होंगे, डीएम होंगे, सीओ होंगे, एसडीएम होंगे, दरोगा, तो जब यही लोकल का होगा तो उसे इस मिट्टी से प्रेम होगा। जब जिसे इस मिट्टी से प्रेम होगा वही इस मिट्टी को बदलने का काम, इस मिट्टी में पैदा हुए लोगों के दुखों और दर्द को खत्म करने का काम कर पाएगा। बाकी बाहर के लोगों से अब हम लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन 66 सालों में हम लोगों ने देख लिया है बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ है, मात्र बुंदेलखंड को लूटने का, और अभी तक लोग लूटने का ही काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड से बात करने के बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है सरकारी विधायक जी, इन्होंने तमाम प्रश्नों का बखूबी जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए जितने प्रयास करने होंगे हम लोग अपने व्यक्तिगत स्तर से करेंगे, और योगी जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से विशेषता बुंदेलखंड के लिए करेंगे, क्योंकि बहुत साल दशक बीत गए हैं यहाँ बुंदेलखंड में, पर्यटन से लेकर के किसानों की समस्याओं से लेकर के यहाँ ऐसी कोई कार्य नहीं हुए हैं, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे अवैध खनन के रोकने का मामला हो। तो तमाम प्रश्नों के लिए जो बात यहाँ पे विधायक जी से हुई, उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम मुद्दे ध्यान दिए जाएंगे, और व्यक्तिगत स्तर पर मेरी लड़ाई बुंदेलखंड के विकास के लिए जारी रहेगी। बुंदेलखंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आशीष उपाध्याय के साथ अनुज हरमल।